हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज के वीडियो में हम अगस्त महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन सारों को हम डिटेल से कवर करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, स्पोर्ट्स का न्यूज़, जीआई टैग किस चीज़ को मिला है और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, इन सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला हम देखते हैं रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2023। 2023 का रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, तो है डॉक्टर रवि कन्नन आर। और ये जो है एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर पेशेंट्स को जो है ये ट्रीट करते हैं। और रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये फिलीपींस के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था गवार्ड रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे जो है ये दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन है जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो हैं विनोबा भावे। इन्हें 1958 में जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो ये दोनों जो है स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं और पहला रेमन मैग्सेसे विनोबा भावे को दिया गया 1958 में। अगला है आपका सचिन तेंदुलकर टू बी इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन होंगे। और अभी जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, तो ये राजीव कुमार हैं। और ये जो है 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि राजीव कुमार जो हैं अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है आपका जया वर्मा सिन्हा, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड। जया वर्मा सिन्हा जो है वो पहली वुमन है जो रेलवे बोर्ड को हेड करेंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेलवे मिनिस्टर जो है अभी फ़िलहाल कौन है, तो वो हैं अश्विनी वैष्णव, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए पिक्चर, इसमें ये जया वर्मा सिन्हा है जो पहली वुमेन है जो रेलवे बोर्ड को हेड करेंगी। अगला है आपका जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा अपॉइंटेड एज एनजीटी चेयरमैन। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसके जो है नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा। और एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एनजीटी फॉर्म कब हुआ था, तो ये 2010 में फॉर्म हुआ था। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके में इसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका संजय कुमार अग्रवाल टेक्स चार्ज एज सीबीआईसी चेयरमैन। सीबीआईसी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। इसके जो है नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, वो कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। और सीबीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और सीबीआईसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1964 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये पिक्चर में देखिए, ये है संजय कुमार अग्रवाल। अगला है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन। कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे राजीव गौबा थे, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये अभी कैबिनेट सेक्रेटरी 1 साल तक और बने रहेंगे। और जो पहला कैबिनेट सेक्रेटरी था इंडिया का, वो कौन थे, तो वो थे एनआर पिल्लई। तो ये स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा कि एनआर पिल्लई जो थे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे इंडिया के। और ये जो पिक्चर में है ये है राजीव गौबा। अगला है आपका परमिंदर चोपड़ा, फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसके पहले वुमन सीएमडी जो है वो अपॉइंट हुई हैं परमिंदर चोपड़ा। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। और पीएफसी जो है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी लॉन्चेज यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड जो है वो लॉन्च किया है। ये यूरिया गोल्ड है क्या, तो यूरिया गोल्ड जो है ये सल्फर कोटेड यूरिया है, मतलब यूरिया के ऊपर सल्फर का कोट लगा हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो सॉइल में यानी कि मिट्टी में जो भी डिफिशियंसी है सल्फर की, उसको ये यूरिया गोल्ड क्या करेगा, फुलफिल करेगा। और मिट्टी में जब सल्फर आएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पीएम मोदी ने ये कहाँ से लॉन्च किया है, तो राजस्थान के सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से इसे लॉन्च किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। 69th जो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है अभी बांटे गए, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो किसे दिया गया, तो रॉकेट्री को बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर,
तो बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन, और किस पिक्चर के लिए? गोदावरी के लिए। और ये गोदावरी जो है ये मराठी पिक्चर है, ठीक। उसके बाद है बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, यानी बेस्ट पॉपुलर फिल्म जिसमें खूब मजा आया लोगों को देखने में, उसको खूब ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया, तो वो कौन है? तो वो है RRR। उसके बाद है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। बेस्ट फिल्म नेशनल इंटीग्रेशन का कौन रहा? तो वो रहा आपका काश्मीर फाइल्स। उसके बाद बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो 2 को दिया गया, एक आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई कथियावाड़ी के लिए, और कीर्ति सेनन को दिया गया मिमी, मिमी के लिए, मिमी एक पिक्चर है उसके लिए। तो 2 को दिया गया, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म किसे दिया गया? सरदार उधम को दिया गया। ये देखिए सरदार उधम बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको देखिएगा, इसीलिए इसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। और ये जो सरदार उधम में जो हीरो हैं ये कौन है? विक्की कौशल है हीरो इसमें। अगला है आपका पीएम मोदी कन्फर्ड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे महाराष्ट्र, यानी प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। और ये जो अवार्ड है हर एक साल 1 अगस्त को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी है लोकमान्य तिलक का। और ये जो अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है? तो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कंट्रीब्यूशन है वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का अवार्ड जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इनी अवार्ड 2023। इंटरनेशनल इनी अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रोफेसर थालापिल प्रदीप को जो है इस बार का इंटरनेशनल इनी अवार्ड दिया गया। और ये जो है प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के, कहाँ पे? IIT मद्रास में। और इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया? फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इन्होंने कुछ रिसर्च किया था एनर्जी और इन्वायरमेंट में, उसके लिए इन्हें इंटरनेशनल एनी अवार्ड जो है वो दिया गया। अब थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो अवार्ड है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये 15वां एडिशन था इस अवार्ड का। और प्रेसिडेंट ऑफ इटली जो है इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट हिम द अवार्ड इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में प्रेसिडेंट ऑफ इटली जो है इनको ये अवार्ड देंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इटली अभी हैं कौन, थोड़ा आप भी सर्च कर लीजिए। अगला है आपका स्वामित्व योजना ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गेट नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023, यानी कि स्वामित्व योजना को, और ये योजना किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, इसे नेशनल अवार्ड दिया गया ई गवर्नेंस का। स्वामित्व जो है वो होता क्या है? तो देखिए सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। गांव के एरिया में जो है ज़मीन का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसे जो है प्रॉपर डिजिटाइज किया गया है वहाँ के रिकॉर्ड्स को। और ये कैसे किया गया? तो ड्रोन से जो है मैपिंग किया गया और इसे डिजिटाइज किया गया ये स्वामित्व योजना में। तो आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि इस बार का जो है नेशनल अवार्ड ई गवर्नेंस 2023 का किसे दिया गया, कौन सी योजना को दिया गया? तो आप स्वामित्व योजना को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्योग रत्न अवार्ड 2023। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक अवार्ड है उद्योग रत्न अवार्ड, और ये जो अवार्ड है वो रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा जो है हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इन्हें जो है ये उद्योग रत्न अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इस बार दिया गया। अगला है आपका ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो अवार्ड है वो कहाँ का है? वो ग्रीस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये अवार्ड जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और पीएम मोदी जो है ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, जो ग्रीस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहले प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और इन्हें जो है ये अवार्ड कौन दे रही हैं? तो ये ग्रीस की प्रेसिडेंट है, इनका नाम आप कैटरीना एन से ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी इतना ये बड़ा नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैटरीना, हमारे यहाँ कैटरीना कैफ है ना, तो उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पीएम विजिटेड टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर इन एथेंस ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, और एथेंस में एक जगह है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर, यानी कि जो सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके स्मारक हैं वहाँ पे, समझ लीजिए। वहाँ पे पीएम जो है विजिट किए थे हमारे प्रधानमंत्री।
तो ये जो जगह है टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे है, एथेंस में है। और एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है, ग्रीक की राजधानी है एथेंस। और इस पिक्चर में देखिए पीएम मोदी जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पे जाके। अगला है आपका उल्लास। एक उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है? तो ये है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी कि सभी को पढ़ाई कराना, जितने भी सोसाइटी में लोग हैं ना, ये उल्लास ऐप सभी को जो है पढ़ने का मौका देगा। और ये जो है 15 साल और उससे एवव के जो लोग हैं ना, जिनकी किसी वजह से पढ़ाई छूट गई है, तो उनको जो है ये पढ़ने का मौका देगा ये उल्लास मोबाइल ऐप। तो आपके आसपास जो हैं कोई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गए हैं, तो उनको जो है आप ये सजेस्ट कर सकते हैं उल्लास ऐप, वो डाउनलोड कर लेंगे, कुछ उनको सीखने को मिल जाएगा। और अभी जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? तो ये हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान। और ये देखिए ये धर्मेंद्र प्रधान है, ये इसका लॉन्च कर रहे हैं इस मोबाइल ऐप को, उल्लास को। नेक्स्ट है आपका श्रीथा थाविसिन। श्रीथा थाविसिन जो है इलेक्टेड एज थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं श्रीथा थाविसिन। और ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो नाम ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल कहाँ है थाईलैंड का? तो बैंकॉक है। और करेंसी क्या है थाईलैंड की? तो वो है थाई बट करेंसी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैटिक में ये आपसे पूछ सकता है। अगला है आपका कंपाला डिक्लेरेशन। कंपाला डिक्लेरेशन क्या है? तो ये 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने जो है ना इसको अडॉप्ट किया है, ये कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को। और कंपाला डिक्लेरेशन में है क्या? तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ह्यूमन मोबिलिटी हो रही है, माइग्रेशन जो हो रहा है, उसके बारे में ये सब जो है इसमें पता लगाएंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है लोगों के मोबिलिटी पे, माइग्रेशन पे, इन्वायरमेंट पे। और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि कंपाला डिक्लेरेशन जो है कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, तो अफ्रीकन कंट्री से ये एसोसिएटेड है, इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2019 से मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था, जिसमें इन्होंने ये जो प्रैक्टिस था ना ट्रिपल तलाक का, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया था। पहले लोग क्या करते थे कि 3 बार तलाक बोल दिए, व्हाट्सएप पर बोल दिए या फ़ोन पे बोल दिए, तो उसे तलाक मान लिया जाता था ये मुस्लिम कम्युनिटी में। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये जो बिल है वो कब आया था? 1 अगस्त 2019 को आया था। इसलिए जो है इसे मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। अगला है आपका नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है हर एक साल। और ये क्यों 7 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1905 में स्टार्ट हुआ था। और ये 7 अगस्त को ही ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट में था कि हम बाहर की चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी यानी जो अपने देश में चीज़ें बनी हैं उसका हम यूज़ करेंगे। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये 7 अगस्त को बंगाल में हुआ था। इसलिए जो है हर एक साल हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं 7 अगस्त को। तो इसके पीछे की ये कहानी है। और इस बार का थीम क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन, ये इस बार का थीम है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स भी कहते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को हर एक साल मनाया जाता है। और इस बार का जो है थीम क्या है? इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये जो है इस बार का थीम है। 9 अगस्त को हिस्ट्री में एक घटना हुई थी, ईयर भी मैं बता देता हूँ, 1942 में। वो घटना क्या थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को हर एक साल मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो क्या है? बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड जो है इस बार का थीम है। अगला है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है हर एक साल। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? आपने सुना होगा मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, जो एक बहुत ही महान हॉकी प्लेयर थे।
और इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है 29 अगस्त को, तो इसलिए जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या था? स्पोर्ट्स आर इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, इस बार का थीम था, तो थीम को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप इन जमशेदपुर। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो सेटअप किया गया है जमशेदपुर टाटा में। और जमशेदपुर कहाँ पे है? ये झारखंड स्टेट में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री कहाँ सेटअप हुआ? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट है अमेजॉन इंडिया लॉन्चेज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर ऑन डल लेक इन श्रीनगर। अमेजॉन इंडिया ने डल लेक जो कि श्रीनगर में है वहाँ पे पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका ये जो है बुक है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अपने बारे में लिखना, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? दूसरों के बारे में लिखना। तो ये जो पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट जो है ऑटोबायोग्राफी है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृत माथुर के द्वारा ये लिखा गया है। ये है अमृत माथुर जी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये जो है बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। नीरज नहीं होगा, नीरजा होगा यहाँ पे, नीरजा चौधरी के द्वारा। ये है नीरजा चौधरी। अगला है नितिन गडकरी लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट 100% एथनॉल रन टोयोटा इनोवा व्हीकल। यानी कि टोयोटा इनोवा जो है एक कंपनी है जिसने कि एक गाड़ी बनाया है जो 100% इथेनॉल से चलेगा वो। और ये जो लॉन्च किया गया वो नितिन गडकरी के द्वारा इसे किया गया। कंपनी जो है वो टोयोटा का है, टोयोटा ने इसे बनाया भी है, लॉन्च केवल नितिन गडकरी ने किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका होस्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम। कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल जो है पहली बार श्रीलंका होस्ट कर रहा है। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल फर्स्ट टाइम कौन सा कंट्री लॉन्च कर रहा है? तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है आपका इंडिया गेट्स फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन चेन्नई, दैट इज इन तमिलनाडु। इंडिया को पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है मिला है, और ये कहाँ पे बना है? तो ये चेन्नई में बना है। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये जो है साउथ एशिया का जो है पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट भी है। पूरे साउथ एशिया में नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट नहीं था, ये पहला साउथ एशिया में भी है और इंडिया का तो पहला है ही। अगला है आपका पिरिपकुरा। ये एक ट्राइब है जो ब्राज़ील में अमेजोन फॉरेस्ट है ना, उसमें ये पाए जाते हैं। इनके 2 ही सर्वाइवर बचे थे, लास्ट 2 आदमी जो है इस ट्राइब के बचे थे। इनको जो है पता लगाया जा चुका है, इनका ये मिल गए हैं। तो ये जो है ट्राइब का नाम पिरिपकुरा, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है। अगला है इंडिया लॉन्चेज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस इन ले। इंडिया ने जो है पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे? लेह में लॉन्च किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका इराक बिकम्स 18th कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा। यानी कि इराक जो है 18वां कंट्री हुआ है जो WHO ने इसे रिकॉग्नाइज किया है कि वहाँ पे जो ये ट्रैकोमा है वो ख़त्म हो चुका है। और ट्रैकोमा होता क्या है? तो ये जो है एक आँख का बीमारी है और ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया डिसीज है जो आई को अफेक्ट करता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इराक जो है 18वां कंट्री जिसने ट्रैकोमा पे विजय प्राप्त कर लिया है। अगला है आपका डिसैलिनेशन प्लांट। डिसैलिनेशन क्या होता है? समुद्र के जो खरा पानी है ना उसको मीठा बनाना, उसे डिसैलिनेशन कहते हैं। तो डिसैलिनेशन प्लांट जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहाँ पे? पेरूर, जो चेन्नई के नज़दीक है। और ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है इसको फंड कौन कर रहा है? तो ये फंड कर रहा है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA, ये इसको फंडिंग कर रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका CWC लॉन्चेज फ्लड वॉच मोबाइल ऐप फॉर रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट। CWC क्या होता है? सेंट्रल वाटर कमीशन। इसने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लड वॉच, जो आपको ये बताएगा कि कब फ्लड आने वाला है, उसका फोरकास्ट आपको बता देगा ताकि कम से कम नुकसान हो उस एरिया में। तो ये जो है काफ़ी अच्छा ऐप है जो CWC के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है।
और ये जो CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? तो ये खुशविंदर बोहरा हैं इसके चेयरमैन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था सेंट्रल वाटर कमीशन का? तो इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। तो स्टैटिक जीके में ये पूछ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका पाइबॉट। तो यह जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो एयरप्लेन पायलटिंग करेगा, मतलब कि एरोप्लेन को ये चलाएगा। और ये डेवलप किसने किया है? तो कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसेट ने जो है इसको डेवलप किया है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि पाइबॉट जो है वो क्या है? तो आप बोलेंगे रोबोट है। ये भी पूछ सकता है कि किस देश ने इसको डेवलप किया है? तो वो है साउथ कोरिया। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नमो 108। नमो 108 क्या है? तो ये एक लोटस फ्लावर है, कमल का फूल है जिसमें 108 पेटल्स हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। और इसको जो है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अनवील्ड किया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है CSIR, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, जो कि लखनऊ में है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है आपका, इस बार जो है हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया 15 अगस्त को, और ये 77th इंडिपेंडेंस डे था। तो इस बार का जो थीम था इंडिपेंडेंस डे का वो क्या था? तो वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये जो था थीम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इंडिपेंडेंस डे के फैक्ट्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में वहाँ से पता चल जाएगी। अगला है RBI स्लैब्स 2000 करोड़ फाइन ऑन 4 मेजर इंडियन PSUs फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 करोड़ का फाइन लगाया है 4 इंडियन PSUs पे। और ये जो फाइन है किस लिए लगाया गया है? तो उन्होंने जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसका रिपोर्ट करने में इन्होंने देरी कर दी, जिसकी वजह से RBI गुस्सा हो गया और ये 2000 करोड़ का फाइन लगाया है। और ये 4 मेजर PSUs कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और वाइल इंडिया लिमिटेड। इन चारों पे 2000 करोड़ का फाइन लगाया गया है। और RBI के अभी गवर्नर कौन है? ये RBI के गवर्नर है, इनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला है आपका प्रियन सेन। प्रियन सेन जो है ये राजस्थान की हैं और इस बार की मिस अर्थ इंडिया 2023 ये बनी हैं, प्रियन सेन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पिक्चर में देखिए, ये है प्रियन सेन। एग्जाम में जल्दीबाजी में आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और कभी कभी ये मिस हो जाता है। देखिए मिस अर्थ इंडिया है, ये मिस इंडिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट लाइम्फेटिक फ्लेराइसिस बाय 2027। इंडिया ने ये कमिट किया है कि लाइम्फेटिक फ्लेराइसिस जो है, जिसमें नहीं होता पैर फूल जाता है, ये देखिए पिक्चर में, इसको 2027 तक हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। ये इंडिया का कमिटमेंट है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो पैरासाइट के द्वारा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स समिट 2023। ब्रिक्स समिट जो है अभी हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको अटेंड किए थे। आपको याद होगा कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तो ये उस समय वहीं थे नरेंद्र मोदी। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में, वहीं से ये लाइव देख रहे थे। और इस बार का जो ब्रिक्स समिट का थीम है वो क्या था? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ये इस बार का थीम था। और ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री हैं? तो इसमें है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री जो हैं ब्रिक्स में हैं। और इस बार जो है इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया एंड अर्जेंटीना, ये ब्रिक्स फोल्ड को ज्वाइन किया है। और 1 जनवरी 2024 से ये भी मेंबर हो जाएंगे ब्रिक्स के। तो ब्रिक्स के अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? तो पहले 5 थे और अभी 1 2 3 4 5 6, अभी 6 और हो गए, यानी टोटल 11 मेंबर हो जाएंगे अब। तो आपको थोड़ा नाम ज़्यादा अब याद करना पड़ेगा, पहले वाले तो याद ही होंगे आपको, ये 6 नाम और आप याद कर लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी जहाँ भी जा रहे हैं विदेश दौरे पे, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जा रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी वाइफ के लिए। तो जब ये अफ्रीका गए तो क्या क्या गिफ्ट लेके गए थे? तो PM मोदी ने जो है बिदरी, ए पेयर ऑफ सुराही, एक बिदरी जो है, जो एक पेयर ऑफ सुराही है, वो इन्होंने गिफ्ट किया साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को।
और उनका नाम क्या है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का? साइरिल रामाफोसा। साइरिल रामाफोसा नाम है। उनको इन्होंने बिदरी पेयर ऑफ सुराही गिफ्ट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट लेडी हैं, फर्स्ट लेडी ये जो साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ, उनको नागालैंड का शॉल जो है इन्होंने गिफ्ट किया। उसके बाद वहाँ पे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आए थे। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जिनका नाम ल्यूज इनाकियो लूला डा सिल्वा है, उनको इन्होंने गोंड पेंटिंग जो है गिफ्ट किया। और ये जो गोंड पेंटिंग है ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ये मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। तो ये 3 गिफ्ट उन्होंने दिया, इन तीनों का आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं जीआई टैग। जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो कोई चीज़ पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है उसे जीआई टैग जो है दिया जाता है। तो फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर के 2 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। एक है आपका भद्रेवा राजमा, इसको जीआई टैग मिला है, और दूसरा है रामबन सुलई हनी। उसके बाद गोवा के ये 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। एक है सात सीरो वेनो, जो एक तरह का वेजिटेबल है। इसका जो है पिक्चर नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने डाला नहीं। दूसरा है आपका अक्सेची वाइनगिम, जो एक तरह का ब्रिंजल है, बैंगन है, उसको जो है जीआई टैग मिला है। और ये दोनों प्रोडक्ट गोवा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मुस्क बुद्धिजी राइस। ये जो राइस है ये कश्मीर का राइस है और इसको भी जो है जीआई टैग मिला है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छी खुशबू आती है। जनरली ये खीर उर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो है जे.एंड.के के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है, लकड़ियों पे क्राफ्ट किया जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होता है। इसको भी जीआई टैग इस बार मिला है। उसके बाद आगरा का जो लेदर फुटवेयर है इसको जीआई टैग दिया गया है। और राजस्थान का नथवाड़ा पिचवई पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये पेंटिंग राजस्थान से बिलोंग करता है, ये देखिए पिक्चर में। नेक्स्ट तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ की ये 3 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। पहला है आपका माटी बनाना, जो देखिए माटी बनाना। उसके बाद है चेदी बुट्टा साड़ी। चेदी बुट्टा एक साड़ी होता है जो तमिलनाडु में मिलता है, उसे जीआई टैग दिया गया है। और तीसरा है आपका जादेरी त्रियुमन, और इसे जो है नामा काटी भी कहते हैं। ये जो है देखिए चौक टाइप का होता है। तो इन तीनों को जो है जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से। अगला है आपका पीएम विश्वकर्मा स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ये विश्वकर्मा स्कीम की घोषणा की थी। इसमें क्या है कि जो आर्टिसंस हैं या क्राफ्ट्समैन हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इस स्कीम का मेन जो है ध्येय है। और इसमें जो है उनको स्किल डेवलपमेंट भी उनका किया जाएगा, मार्केट से उनके सामान का लिंकेज भी किया जाएगा ताकि उनका जो सामान जो बनाते हैं इजीली बेचा जा सके मार्केट में। और उन्हें जो है सोशल सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब मेन फीचर्स हैं इस स्कीम के। और इसके लिए कैबिनेट ने जो है 13,000 करोड़ इसके लिए अप्रूव कर दिया है। और इसमें 3 लाख तक लोन दिया जाएगा जो कि 5% के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। और इस स्कीम में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 500 रुपये का स्किल ट्रेनिंग के लिए, और 1500 फॉर परचेज ऑफ मॉडर्न टूल्स। जो भी टूल उनको रिक्वायर्ड होता है क्राफ्ट को बनाने में उसके लिए 1500 रुपये दिया जाएगा, और स्किल ट्रेनिंग के लिए 500 दिया जाएगा। तो ये सब फीचर्स आप ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये जो योजना है इसलिए लाया गया है कि आप जो भी सामान लेते हैं आप दुकानदार से कहिए कि उसका बिल आपको दे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी जीएसटी होता है वो सरकार के पास जाएगी, तो सरकार की इनकम बढ़ेगी। सरकार की इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा हमारे कंट्री का। तो इसलिए जो है कुछ भी आप खरीदिए तो उसका बिल आप लीजिए, तो उसी से रिलेटेड ये योजना है। तो इसमें क्या किया गया है कि आप जो 200 रुपये का मिनिमम सामान खरीद रहे हैं उसका बिल जो है ना, एक मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा बिल मेरा अधिकार, उस पर आपको ये अपलोड करना है। और उसके बाद लकी ड्रॉ होगा, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको प्राइज भी दिया जाएगा। तो ये स्कीम के तहत लोगों के बीच ये जागरूकता पैदा की जा रही है कि भैया आप बिल जरूर लें दुकानदार से। अगला है आपका खेलो इंडिया वुमेन्स लीग टू बी नोन एज अस्मिता वुमेन्स लीग। पहले जो है खेलो इंडिया वुमेन्स लीग होता था, आपको पता है, उसका नाम अब चेंज हो गया है, अस्मिता वुमेन्स लीग हो गया है। तो इसको बस आप ऐसे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ। फीफा कौन से गेम से रिलेटेड है? सबको पता है, फुटबॉल से रिलेटेड है।
तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि ये वर्ल्ड कप होस्ट कौन किया था। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों कंट्री ने मिलके फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। विनर कौन रहा, तो स्पेन। स्पेन जो है वो विनर रहा और इसने जो है इंग्लैंड को हराया। और स्पेन टीम का जो क्लब नेम है वो क्या है, डेट इज ला रोजा, ये भी ध्यान रखिएगा। गोल्डन बॉल किसको मिला, तो आइताना बोनमाटी जो स्पेन से हैं इनको गोल्डन बॉल दिया गया। गोल्डन बूट ये हिनाता मियाजावा जो कि जापान से हैं, इन्हें गोल्डन बूट दिया गया। और गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला मैरी ईयर्स को जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है। और स्पेन ने ये वर्ल्ड कप जीता है, तो उसके कोच के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो कोच कौन है स्पेन का, तो वो है जॉर्जे विल्डा। उसके बाद है ईगा स्वाइतेक। ईगा स्वाइतेक जो है पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक। और इन्होंने जो है अभी फ्रेंच ओपन जीता था, आपको याद होगा फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। तो इनको जो है इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इनोवेशन एंड एम्पावरमेंट जो है अभी बनाया गया है। उसके बाद है राफेल नडाल, ये भी जो है टेनिस के प्लेयर हैं और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। इनको भी जो है इन्फोसिस का एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द ब्रांड एंड इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए। तो ये दोनों इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनको आप नाम से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। अगला है आपका IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023। IBSA क्या है, तो ये है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन और ये जो है अभी वर्ल्ड गेम्स कराया था। और कौन सा कंट्री जो है इसको होस्ट कर रहा था इस वर्ल्ड गेम्स को, तो है इंग्लैंड। और ये IBSA वर्ल्ड गेम्स में इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता और किसको हरा के, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और इंडिया मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता और ये जो है पाकिस्तान से फाइनल में हार गए थे। तो वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता और मेंस टीम ने सिल्वर मेडल जीता, दोनों को ध्यान रखिएगा। और किसको हराए थे और किससे हारे थे ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। अभी जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है संपन्न हुआ। ये होस्ट कहाँ हो रहा था, तो ये बुदापेस्ट हंगरी में होस्ट हो रहा था। और ये पहली बार था कि हंगरी जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा था। और ये 19वां एडिशन था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और इसमें जो चीज़ याद करने लायक है जो एग्जाम में 100% पूछी जाएगी वो है नीरज चोपड़ा जी के बारे में। नीरज चोपड़ा ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता मेंस जैवलिन थ्रो में और उन्होंने 88.17 मीटर का थ्रो किया था। और ये पहली बार ऐसा है कि किसी इंडियन एथलीट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, पक्का एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो है थ्रो का डिस्टेंस भी ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर का मूड अगर खराब रहा तो ये डिस्टेंस भी वो पूछ सकता है। अगला है आपका वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन कंट्री होस्ट कर रहा था इसे, तो डेनमार्क होस्ट कर रहा था। और डेनमार्क के कॉफहेगन में जो है ये सारे मैचेज वहाँ पे हुए। और इंडिया का जो रैंक रहा वो 8th रहा और इंडिया को एक मेडल मिला केवल, और वो भी कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसको मिला, तो एच एस प्रणॉय जो बैडमिंटन प्लेयर है उनको ये मेडल मिला। और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में रैंक 1 पे कौन था, तो साउथ कोरिया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 10th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 हुआ और ये 10वां एडिशन था। और ये कहाँ पे हो रहा था, तो बाकू अजरबैजान में जो है ये हो रहा था। और इस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। और ये किसको हराया फाइनल में, तो ये इंडिया के आर प्रज्ञानंदा को हरा के मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड मेडल जीता। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जो इंडिया से आर प्रज्ञानंदा जो फाइनल में पहुंचे थे ये 18 साल की उम्र में जो है वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं चेस के। और ये वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के हैं जो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड में इतना कम उम्र का कोई भी आज तक वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है। और इस पिक्चर में देखिए ये है मैग्नस कार्लसेन जो नॉर्वे के हैं और ये है आर प्रज्ञानंदा। अगला है आपका वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023। इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको होस्ट जर्मनी कर रहा था। जर्मनी के बर्लिन में ये जो चैंपियनशिप है वो हुआ। और इंडिया जो है इसमें टॉप किया मेडल टैली में। इंडिया टॉप किया मेडल टैली में विथ 4 मेडल्स, 4 मेडल इंडिया को मिले जिसमें 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला इंडिया को।
और ये जो 3 मेडल मिले ना, 3 गोल्ड मेडल इंडिया को, उसमें 2 जो है टीम इवेंट में मिले। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि अदिति गोपीचंद स्वामी को गोल्ड मेडल मिला इंडिविजुअल कंपाउंड में। ठीक ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 गोल्ड मेडल टीम इवेंट में मिले, लेकिन अदिति गोपीचंद स्वामी ने गोल्ड मेडल जो है इंडिविजुअल कंपाउंड में जीता। और ये पिक्चर में देखिए, ये है अदिति गोपीचंद स्वामी। और साउथ कोरिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा विथ 3 मेडल्स, और 3 में से इनका 2 गोल्ड था और 1 ब्रॉन्ज था। नेक्स्ट है आपका इंडियन सबमरीन आईएनएस वजीर कंप्लीट्स हिस्टोरिक 7000 किलोमीटर डिप्लॉयमेंट टू ऑस्ट्रेलिया। इंडियन सबमरीन है आईएनएस वजीर, जो कि 7000 किलोमीटर डिप्लॉयमेंट इन्होंने कंप्लीट किया। ये 7000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में जाके डिप्लॉय हुए हैं। और ये जो आईएनएस वजीर सबमरीन है, पनडुब्बी है, इसको किसके तहत बनाया गया है? तो एक प्रोजेक्ट 75 आपने सुना होगा। इसके तहत जो है 6 अटैक सबमरीन्स बनाए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो है आईएनएस वजीर, आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस कारंज, आईएनएस वेला और आईएनएस बक्सीर। ये 6 जो है पनडुब्बी, जो अटैक पनडुब्बी हैं, ये बनाए गए हैं ये प्रोजेक्ट 75 के तहत। उसी में से एक पनडुब्बी आईएनएस वजीर जो है अभी 7000 किलोमीटर ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, जो एक ऐतिहासिक चीज़ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगला है आपका G20 मीटिंग। आपको पता है G20 मीटिंग जो है सितंबर में इंडिया में होने वाली है। तो जब ये मीटिंग हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी G20 रिलेटेड कुछ और समिट मीटिंग जो हैं अलग अलग स्टेट में, हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में हुई हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, G20 एम्पावर समिट जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो ये गांधीनगर में हेल्ड हुआ। G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग्स कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो ये भी गांधीनगर में हेल्ड हुआ, गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ? तो ये वाराणसी में हुआ। और सेकेंड G20 राउंड टेबल मीटिंग ऑफ चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर, ये कहाँ पे बिगिन हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में ये भी बिगिन हुआ। उसके बाद है G20 वन हेल्थ वर्कशॉप, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो ये बेंगलुरु में इनॉग्रेट हुआ। और G20 का थीम क्या रखा गया है इस बार? तो भी ध्यान रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। अगला है आपका चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने जो है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और ये जो लैंडिंग है कितने तारीख को हुआ था? 23 अगस्त को हुआ था। तो इंडिया ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि अब हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में हम मनाएंगे। और ये इसलिए मनाएंगे क्योंकि Chandrayaan-3 ने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग किया, और वो भी कहाँ पे? साउथ पोल ऑफ द मून। पहले जो है 3 कंट्री मून पे जा चुकी हैं, वो हैं यूएसए, चाइना और रसिया। पर वो कहाँ गई हैं? नॉर्थ पोल पे गई हैं। इंडिया जो है पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है। उसके बाद है स्टैंडिंग पॉइंट Chandrayaan-3। Chandrayaan-3 जहाँ पे लैंड किया है ना, उस पॉइंट को क्या कहा गया है? तो उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और Chandrayaan-2 को जहाँ पे लैंड करना था, उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था। और अगर Chandrayaan-3 के बारे में आपको और ज़्यादा फैक्ट्स जानने हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अगस्त महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको हमने कवर किया पूरे डिटेल के साथ। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।